नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेज के एक और वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। पार्ट सेकेंड, ठीक है। चैप्टर 6 पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, देख लेना पहले, फिर पार्ट 2 पे जंप करना। टॉपिक है द नक्सलाइट मूवमेंट। बहुत सुना होगा, आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जितना तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से मैं जानना चाहिए उतना मैं बता देता हूँ। In 1967, a peasant uprising took place in the नक्सलबारी पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये एरिया का नाम है नक्सलबारी। कहाँ पे है? दार्जिलिंग, किधर? वेस्ट बंगाल। अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपीआई मार्क्सिस्ट। तो एक चीज, नक्सलाइट्स या नक्सलबारी, नक्सलवादी क्यों बोलते हैं? शुरुआत इस एरिया से ही हुई थी, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस एरिया में मिला था। वैसे ही नक्सलबारी से नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हुई है, इसलिए इसको नक्सलाइट मूवमेंट या नक्सलवादी लोग कहते हैं, डिनोट करते हैं उनको, ठीक। पेजेंट मूवमेंट स्प्रेड टू सेवरल स्टेट्स, क्योंकि अब इंडिया जो है कृषि प्रधान देश था, है, अब तो फिर भी है। तो जितने भी रिलेटेड वो स्टेट्स थे जहां पे पीजेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी जमींदार से, वहां सब में ये आग की तरह फैल गया, ठीक। थर्ड पॉइंट, इन 1969 दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम सीपीआईएम। मार्क्सिस्ट का फैक्शन हो गया था, हमने देखा था यूएसएसआर, यूएस में, चाइना में भी हो गया था, और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अलग हो गए थे। तो अब जो लीड करेंगे लोग वो ये वाले होंगे, ये वाले नहीं होंगे आफ्टर 1969, ठीक है। एक और चीज हुई है, कांग्रेस स्प्लिट, वो भी पुराना याद रखना, अंडर लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार। तो चारू मजूमदार अगर 1 मार्क में आता है कि सीपीआई एम का लीडर था या फिर एमएल का, तो इस पे टिक लगाने का। डेमोक्रेसी इन इंडिया, इनका बिलीफ क्या है एमएल वालों का? डेमोक्रेसी इन इंडिया वो था शैम। ये शब्द अगर आपका प्राइम सब्सक्रिप्शन है अमेजोन का और नहीं भी है, किसी तरीके से जुगाड़ से देखा भी है, तो फैमिली मैन के सीजन 2 में ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि हमारी जो मैरिज है इट्स अ शैम। मनोज वाजपेयी से उनकी वाइफ बोलती हैं, बोगस भी कह सकते हैं, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एंड डिसाइडेड टू गो विथ गरिल्ला वॉरफेयर, छुप छुप के वॉर करेंगे हम, ठीक है, अटैक करेंगे, इन ऑर्डर टू लेड टू अ रेवोल्यूशन। इसको जिंदा कर रखने के लिए और क्रांति लाने के लिए हम छुप छुप के वॉर करते रहेंगे, ठीक, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी जैसी कोई भी चीज पे भरोसा नहीं है। कौन कह रहा है? सीपीआई एमएल वाले कह रहे हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार, ना कि सीपीआई मार्क्सिस्ट वाले, सीपीआई मार्क्सिस्ट वाले। करते क्या थे लोग? रॉबिन हुड टाइप के तो मतलब हो गए थे, रॉबिन हुड टाइप्स। तो रॉबिन हुड टाइप कैसे हो गए थे? स्नैच लैंड्स फ्रॉम द रिच लैंड ओनर्स एंड गिव इट टू द पुअर एंड लैंडलेस। दान दे रहे हैं, इसका पैसा चुराया, उसको दे दिया, उसका लैंड लिया, इनको दे दिया। इन स्पाइट ऑफ द यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके बावजूद भी वो नहीं रुके। प्रिवेंटिव डिटेंशन का ब्रीफ में समझ लो, एप्रीहेंशन, मुझे लगता है कि सामने वाला खतरा पैदा कर सकता है समाज में, डेमोक्रेसी को थ्रेट पहुंचा सकता है या कुछ भी, उसके बिहार उसके बेसिस पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी अरेस्ट किया जा सकता था, बट उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुकी नहीं, शायद बड़ा कॉज होगा। मोस्ट आर, अब ये इस एरिया में रहते कौन से लोग हैं? बैकवर्ड हैं, आदिवासीज हैं, ठीक है, जिनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बेसिक राइट जो जिस चीज, जैसे हम होता है ना कि लाइन में लगते हैं सुबह, बहुत जगह चौल वाला सिस्टम हुआ करता था, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, आज दिक्कतें कम हो गई हैं बहुत हद तक। तो गाड़ी का वेट किया जाता था पानी आने के लिए, फिर लोग अपने अपने घरों में पानी उससे टैंकर से ले जाते थे, बट वहां पे इतना भी बेसिक राइट्स नहीं है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को उस टाइम की, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके जो स्टेप्स थे वो वायलेटिंग थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म के खिलाफ थे नक्सलाइट्स को डील करने में। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वन ऑफ देम। बिना बताए किसी भी शक के बेसिस पे किसी को उठा लेना, तो मतलब कि फ्रीडम तो है ही नहीं किसी का, कोई भी उठाया जा सकता है किसी भी अप्रीहेंशन के बेसिस पे, ठीक है। दिस वाज अ स्मॉल जानकारी फॉर नक्सलाइट मूवमेंट। इतना ही जानो, ज़्यादा जानने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और वो कहाँ से पढ़ना पड़ेगा मैं बता दूंगा, बट अभी एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी।
जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जुडिशरी से कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी बेसिकली लेजिस्लेचर को। ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी का ही केस है, और भी केसेस चल रहे थे इंडिया में। कन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड जुडिशरी। ठीक है, रूलिंग पार्टी लिखा है मैंने, कांग्रेस ने लिखा, क्योंकि बहुत जगह पे कांग्रेस नहीं भी थी। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैड इमर्ज्ड। सवाल पूछे गए कि किसकी कितनी पावर है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड में बोला था, ये चेक करने की बात आई। पहला क्वेश्चन आया, कैन पार्लियामेंट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स? सुप्रीम कोर्ट सेड इट कांट। ठीक, नहीं छेड़छाड़ हो सकती, नहीं आप उसको चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट कर्टेल मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। Again, Supreme Court said that Parliament can't amend the Constitution in such a manner that rights are curtailed. Because right to property पहले तो उसमें था, अभी तो चेंज हुआ है, FR में था पहले ये। ठीक है। Third, Parliament amended the Constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to DPSP. जो फंडामेंटल राइट्स नहीं बन पाए उनको बड़े कटोरे डीपीएसपी में डाला गया था। छोटा सा एग्जांपल अगर समझने के लिए, कि 6 से 14 साल के बीच का जो बच्चा है उसको स्कूल जाने का है, मतलब है तो है, दैट इज FR, फंडामेंटल राइट है उस बच्चे का, राइट टू एजुकेशन के अंडर में आता है। बट स्कूल की माली हालत कैसी होगी वो डिसाइड होगा डीपीएसपी में। स्टेट के पास फंड्स हैं कि नहीं, वो अपना स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, तो उस पे आप इसलिए बोलते हैं कि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे आप कोर्ट पे नहीं जा सकते, इसमें आप तुरंत जा सकते हैं। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन ऑल्सो। ठीक है, 3 बिल्कुल ऐसे तरीके से रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी लेजिस्लेचर को, वो भी देखते हैं कैसे हुआ। हाँ, एक बड़ा फेमस केस भी है उस दौरान का, केशव नंद भारती केस। 708 या 703 पेज का जजमेंट है इसका, लॉन्गेस्ट डेट चला है, वो 64 डेज के अराउंड। और इसमें यह है कि केरला में लैंड रिफॉर्म बिल पास हुआ, और वहां पे जो मठ है, मठ की जमीन जहाँ के हेड थे, एडन मठ या एरन मठ कुछ करके था, उसके हेड थे केशव नंद भारती साहब। उन्होंने, मतलब ये केस है केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसको वहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि केरला का मॉडल भी कम्युनिस्ट टाइप का था, और वो ऐसा मानना था कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ले सकती है और उसको पब्लिक के लिए दे सकती है। तो वो सब चल रहा था, उसमें एक केस सामने आता है। उस केस को उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी केस है, 2-3 केसेस हैं, उनको मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक साथ ही सारे आप सबके आंसर देने की कोशिश करी है, इसलिए ये बहुत फेमस केस है। ठीक है, उसमें डिसाइड सुप्रीम कोर्ट सेड देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कांट अमेंड दीज फीचर्स। तो बेसिकली फंडामेंटल जो राइट्स है वो आप नहीं चेंज कर सकते। आर्टिकल 368 जो है वो राइट देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी चीज में अमेंडमेंट ला सकती है, बिल्कुल देता है। बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीके से वो है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या ये कह लो कि फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। तो अगर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो माता पिता आगे आएंगे। ठीक, तो ये है इसका बैकग्राउंड। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सून आफ्टर दिस अ वैकेंसी अरोज। अब एक और एपिसोड प्ले हुआ कि ये होने के बाद 1973 के अराउंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली हो गई सुप्रीम कोर्ट। अब एज पर प्रैक्टिस या फिर प्रोटोकॉल सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। बहुत इजी था, बट नहीं, थोड़ा ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया? बट गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियरिटी, साइड करा, और जस्टिस AN रे को अपॉइंट कर दिया। ये बहुत बड़ा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के खिलाफ था, बट किया गया। इसका क्लाइमैक्स, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था कि हाई कोर्ट जो है उसने इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड घोषित कर दिया उसी ही दौरान। ये उन्हीं ईयर्स की बात है। ये अगला टॉपिक है हमारा। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, 4 मार्क्स का आ जाता है। ये 3 क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली, ये आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं आंसर के साथ। ठीक, कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है जुडिशरी का, और ये सबके साथ है। इंदिरा गांधी से ही प्रॉब्लम नहीं थी, केरला में तो नहीं है ना, तो केरला में भी हुआ क्योंकि उस समय लैंड सीलिंग वाला मामला चल रहा था, और इंदिरा गांधी किसके साथ अलायंस था? CPI के साथ। तो जो प्रो पुअर प्रोग्राम में ये सब आता था कि जमींदार का थोड़ा जमीन लेके गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना, लैंडलेस लेबर्स को देना।
तो वो सब चल रहा था, तो उसके मामले यहाँ पे दर्ज है, कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। नेक्स्ट टॉपिक, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, हुआ क्या कि 12 जून 1975 जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जजमेंट पास किया डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि पिटीशन फाइल की थी राजनारायण साहब ने, जो कि उन्होंने शायद इलेक्शन लड़ा हो इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में, और उनको लगा कि नहीं, मैं हारता नहीं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं हार गया। वो रीजंस देख लेते हैं। यूज सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जानती हैं या फिर पहले से सत्ता में थी, तो इन्होंने मेरे खिलाफ ऑफिसर्स को यूज किया है इलेक्शंस में। ठीक, एज पर हाई कोर्ट शी वॉज नो मोर एन MP, देयरफॉर इलेक्शन विद इन 6 months टू बी हेल्ड। फ्रेश इलेक्शन कराओ, नए MP रहेंगे, नए PM रहेंगे, और फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो मना करेंगे नहीं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स थोड़ा ना कहेंगे कि हाँ हमने मदद की है या नहीं की है, कार्रवाई हुई होगी। ये वैसा ही है जैसे कि एक सीरीज में जो मैंने पहले बताया था, महारानी सोनी लिप पे है, इसमें जब हुमा कुरैशी जो है वो उनको बुलाती हैं मिश्रा जी को, और वो पूछती हैं कि मिश्रा जी ये बताइए कि साहिब के बारे में अगर कुछ सच पूछूं तो आप सच सच बताएंगे या नहीं? तो साहिब जी बोलते हैं, सॉरी मिश्रा जी बोलते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, मैं सबको मिला के एक हूँ, ना मैं बुरा देखता हूँ, ना मैं बुरा कहता हूँ, और ना मैं बुरा सुनता हूँ। साहिब के बारे में, साहिब इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इलेक्शंस होने थे, बट 24 जून द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर। स्टे लेके आ गए मैडम, टिल हर अपील डिसाइडेड शी कुड रिमेन MP बट कुड नॉट टेक पार्ट इन लोकसभा प्रोसीडिंग्स। नहीं जाएंगे लोकसभा, क्या दिक्कत है, MP तो रहेंगे, PM तो रहेंगे, तब तक कार्रवाई चलती रहेंगे। बट और इसका अगर पहले एपिसोड के साथ कनेक्शन बिठाया जाए तो इसके पहले जो था 74 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जज की सीट वेकेट थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इनका ही एज पर NCERT, एज पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन साहब को इन्होंने बिठाया था। तो ठीक है, मिल गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, क्राइसिस रिस्पॉन्स। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस, गुजरात बिहार का इकोनॉमिक क्राइसिस जो ऑयल प्राइसेस का बढ़ रहा था, वो हमने बैकग्राउंड देख लिया था। रिस्पॉन्स देखते हैं, और बाकी प्रोटेस्ट और भी चालू हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया। JP जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशन। कहाँ पे? दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे 25 जून 1975। अनाउंस्ड नेशन वाइड सत्याग्रह, क्योंकि गांधीयन फॉलोवर थे तो उनकी तरह वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। एंड आस्क द आर्मी, पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू नॉट ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स। ये तो फिर वही बात हो गई जैसे मैंने बताया कि साहब का ना मैं गलत सुनूं, ना सोचूं, ना समझूं, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये चीज चल गई थी जो हमने डिसोबीडियंस मूवमेंट में पढ़ा था क्लास 10th में, यहाँ शायद नहीं चल पा रही थी। ठीक, तो ये वाली बात हो गई कि सरकारी मुलाजिम को सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ कहा जा रहा है या चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। गवर्नमेंट फाउंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इन्वोक्ड आर्टिकल 352, इमरजेंसी लगा दी गई। उनको लगा कि नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है ये प्रोटेस्ट की वजह से, थ्रेट्स की वजह से, और JP नारायण के नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन की वो नेशन वाइड सत्याग्रह की वजह से इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा हमारे वीक हो गए थे। ठीक, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हमने पढ़े जो 3 क्वेश्चंस पे एक तरीके से रिजेक्शन मिला था अपनी गवर्नमेंट को। हुआ क्या जब 352 लग गया, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर खत्म हो गई, नो स्टेट सेंटर, ओनली सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट रहेगी बस। और पावर्स रिमेन प्रैक्टिकली सस्पेंडेड, ऑल पावर्स कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी किसी भी फंडामेंटल राइट्स पे ड्यूरिंग इमरजेंसी। यही सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट से, ये तरीके से इनको मिल गया उसकी पावर। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 PM recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmed. He proclaimed emergency
अगर क्लास 11 का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाला याद हो, एग्जीक्यूटिव में मेंशन है कि पीएम जो है वो कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट जो भी बात मानता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट की बात मानता है। हाँ, उसके पार्ट होते हैं, उसके हेड होते हैं पीएम, बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा को देखा जाए तो वो सुनते हैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, फिर वो कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पर डायरेक्टली रिकमेंडेशन हुआ था। आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेस वर डिस्कनेक्टेड। ये हम अभी जब शाह कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो इसको हम ज्यादा गहराई से समझेंगे, अभी नहीं। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के जहाँ पे 12 बजे के बाद प्रिंटिंग होती होगी वहां पे लाइट चली गई थी या काटवाई गई थी, वो देखेंगे अभी। मैनी लीडर्स अरेस्टेड, जो अपोजिशन में या जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उनको धर लिया गया था, एक तरीके से उठा लिया गया था। कैबिनेट मीटिंग हुई 6 बजे। ठीक है, 25 जून की रात को मिडनाइट में इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो गई है और सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। उल्टा होना चाहिए था, बट महारानी साहब है, कुछ भी कर सकते हैं, पावर पे है। तो ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट थर्ड आएगा, जिसमें आगे की चीज़ें जो हैं थोड़ी सी की प्रॉब्लम क्या आई, या कुछ लोगों का मानना है कि इमरजेंसी सही थी, कुछ लोगों का मानना है गलत थी, उस पर्सपेक्टिव पे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।